नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नुपुर शर्मा प्रकरण का एक दूसरा पक्ष सामने आ रहा है। दूसरा पक्ष ये है कि जिन लोगों ने इस मुद्दे को उछाला, इसको शुरू किया, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए, अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और कीमत जो है बहुत बुरी तरह से चुकानी पड़ रही है। देखिए 26 मई को एक टेलीविज़न कार्यक्रम में नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया था। 26 मई से उसके बाद मैंने क्रोनोलॉजी बताई कि इंटरनेशनल जगत में जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या घटनाएं हुई, वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन विरोध की शुरुआत जो है सार्वजनिक रूप से सड़क पर, वो 3 जून को कानपुर से हुई, जिस दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग वहाँ थे, राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थी। तो इस एक हफ्ते का समय क्यों लगा? अगर मोहब्बत साहब की बेअदबी से आप इतने खफा थे, इतने दुखी थे, इतने नाराज़ थे, तो एक हफ्ते का समय क्यों लगा? एक हफ्ते का समय लगा माहौल बनाने में, सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर। सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर जो इस्लामी देश हैं उनको भड़काने का, उनको इस मुद्दे में शामिल करने का। तो एक तो आप इस्लामी देशों की मदद लेने गए, इससे आपकी लॉयल्टी अपने आप संदिग्ध हो जाती है कि आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी इस देश के साथ नहीं है। वरना आपको क्या ज़रूरत है किसी दूसरे देश की मदद लेने के लिए अपने देश के अंदर के मामले की? मतलब आपको यहाँ की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, सरकार पर तो भरोसा है ही नहीं, सरकार को तो आप वोट नहीं देते, तो बात समझ में आती है सरकार पर भरोसा नहीं है। लेकिन आपको न्याय व्यवस्था पर भी जो है वो भरोसा नहीं है। तो आपको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी समाज को इकट्ठा करेंगे तो वो भारत सरकार पर दबाव डालेंगे। भारत सरकार पर दबाव डालेंगे तो भारत सरकार हमारे सामने गिड़गिड़ाएगी, हमें बुलाएगी, हमसे बात करेगी, हम जो मांगे रखेंगे उनको मानेगी, और वो जब मान लेगी तो हम नई मांगे रखेंगे। ये सब योजना धरी की धरी रह गई। इस्लामी देशों में ये शुरू तो ज़रूर हुआ, कतर से शुरू हुआ। कतर ने जो है भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बुलाकर ऐतराज़ जाहिर किया, लेकिन उतनी जल्दी ही सरकार के कदम से संतुष्ट हो गए। और उनकी मजबूरी क्या थी, जो बाकी देश आए समर्थन में, उससे आप समझ सकते हैं कि उनको इस मुद्दे से और भारत में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। पहले ही सऊदी अरब के लोग कह चुके हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं वो मुसलमान तो है ही नहीं, वो तो कन्वर्टेड हिंदू हैं, हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं। लेकिन यहाँ जो मुसलमान है वो मानते हैं कि उनका सब कुछ जो है वो इस्लामी देशों से ही जुड़ा हुआ है, इस देश में सिर्फ रह रहे हैं। तो ऐसा मानने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर और हिंसक स्तर पर ले गए। जो कुछ हुआ है पिछले हफ्ते 10 दिन में, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे हिंसा के लिए हर समय तैयार रहते हों। हम आप जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो हाथ में फूल माला प्रसाद होता है। ये कौन सी इबादत करने जाते हैं हर शुक्रवार को मस्जिद में कि जब वहाँ से निकलते हैं तो हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम होता है? तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये संयोग नहीं, प्रयोग है, और ये प्रयोग पूरा सोच समझकर तैयारी के साथ किया गया है। जिस तरह के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके बैंक खातों की जो जांच से बातें सामने आ रही हैं कि इसकी इंटरनेशनल फंडिंग हो रही थी, इसके लिए बाहर से पैसा आ रहा था, जो पैसा आ रहा था उसको बांटा जा रहा था और पत्थरबाजी करवाई जा रही थी। योजना ये थी कम से कम उत्तर प्रदेश में कि पूरे प्रदेश में दंगा कराना है। दरअसल 8 साल से जले भुने बैठे हैं जो लोग, उनके वोट के वीटो को जिस तरह से मोदी ने ख़त्म कर दिया, उनकी गुंडागर्दी, उनकी माफियागिरी को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ख़त्म कर दिया, उससे वो जले भुने बैठे थे, मौका तलाश रहे थे। उनको लगा कि ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठाकर देश में और प्रदेश में दंगा करा सकते हैं। तो उसकी कोशिश की। उत्तर प्रदेश में उनको जिस तरह का जवाब मिल रहा है, जिस तरह से पुलिस और प्रशासन उनसे डील कर रहा है, दरअसल पूरे देश के लिए वो उदाहरण होना चाहिए, पूरे देश के लिए वो एक तरह से मॉडल होना चाहिए।
कि कानूनी तरीके से किस तरह से गैर कानूनी काम करने वालों से निपटा जाना चाहिए, किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो प्रयागराज हो, वो सहारनपुर हो या फिर कानपुर हो, जिस तरह से इन दंगाइयों की अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जा रही हैं, वो मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस काम में लगे हैं, जो आगे इस काम को करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, उसने एक रास्ता दिखाया पूरे देश के लिए। और बंगाल में और झारखंड में जो हो रहा है, उसके अलावा दूसरे गैर भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है, वो इस बात का एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति, क्या कानून व्यवस्था का प्रबंध राज्य सरकार के ही हाथ में होना चाहिए। अगर यूपी का मॉडल देखें तो बिल्कुल आदर्श रूप है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों को देखें तो आपको लगेगा कि नहीं, ये समय आ गया है कि कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्य सरकार के पास ही नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार के पास भी हो सकता है, उसमें केंद्र की कोई ना कोई दखलंदाजी होनी चाहिए। अब होगी कि नहीं, वो बड़ा लंबा मुद्दा है, वो कब होगा कि नहीं, इस पर विचार होगा, क्या होगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक आधार पर अपराधी तत्वों, गुंडों, माफिया से निपटने का फैसला हो रहा है, अगर केंद्र सरकार के विरोध वाली पार्टी की सरकार है तो वहाँ माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जो हिंसा का तांडव हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो 1 साल पहले हमने देखा वहाँ, उस सब को देखते, और उसमें बात केवल ये नहीं कि हिंसा हुई, कहीं भी हो सकती है, उसमें जिस तरह का पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत है, वो इस सवाल को और पुख्ता करती है, इस मुद्दे को और जो है ताकत देती है कि क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकार के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा था जो लोग इस्लामी देशों की मदद ले रहे थे, इस्लामी देशों की मदद की उनकी कोशिश ऐसे औंधे मुँह गिरी है। सभी इस्लामी देशों को पता है कि भारत की आज हैसियत क्या है। कोई ऐसा इस्लामी देश नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई एक भी ऐसा इस्लामी देश नहीं है जो भारत पर दबाव डाल सके, भारत सरकार पर दबाव डाल सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल सके। ये जो गलतफहमी है इन लोगों की कि हमारे आका जो बाहर बैठे हैं वो हमारी मदद करेंगे। कुवैत ने एक रास्ता दिखाया है, बताया है कि हम कितने संवेदनशील हैं, हम कितनी चिंता करते हैं इसकी। जुमे की नमाज के बाद कुवैत में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कुवैत की सरकार ने कहा कि अलग अलग देशों के थे, उसमें भारत के सबसे ज़्यादा थे, जाहिर तौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान और कुछ और देशों के थे। उन सब के बारे में कुवैत सरकार ने फैसला किया है कि इनको इनके देशों को डिपोर्ट किया जाएगा, यानी वापस भेजा जाएगा। इनका वीज़ा परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा। इनकी कुवैत में कभी भी एंट्री पर बैन होगा, ये ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे, क्योंकि कुवैत में जो नियम है वो किसी दूसरी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे लोगों से मदद मांग रहे हैं जो प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं देते। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करना है, हिंसा करनी है, तोड़फोड़ करना है, आगजनी करनी है, लूटपाट करनी है, इसकी छूट तो कैसे दी जा सकती है। और कुवैत ही नहीं, बांग्लादेश का बयान आया है। बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, जो कार्रवाई की है, उससे हम संतुष्ट हैं। उनके एक मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उकसावे और भड़काने का काम नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने इस्लामी देश जिन्होंने भी एतराज़ जाहिर किया था, उनके मुंह से आपको उसके बाद एक शब्द सुनने को नहीं मिला होगा। आपसे फिर कह रहा हूँ, भारत को इन इस्लामी देशों की जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा इन देशों को भारत की ज़रूरत है। चाहे वो जियोपॉलिटिक्स का मामला हो, वर्ल्ड ऑर्डर जो बदल रहा है उसमें जो है भागीदारी का मामला हो, या फिर खाद्य वस्तुओं का मामला हो, खाने पीने की चीज़ों का मामला हो, दूसरी चीज़ों का हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, आईटी हो, इन सब में इनको ज़रूरत भारत की ज़्यादा है बजाय भारत के।
फिर कह रहा हूँ कि ये तेल और गैस के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, और इनको मालूम है कि ये तेल और गैस का उनका भंडार बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। तो कुल इस मामले में जो इस्लामिक देशों के भरोसे थे, उनकी समस्या अब बढ़ने वाली है कि वहाँ से कोई मदद के जितने जो ये अलग अलग तरीक़ों से फंडिंग आ रही थी, सरकार उनको भी बंद कर रही है धीरे धीरे। काफ़ी कुछ बंद किया जा चुका है, लेकिन जो ये नए मामले आ रहे हैं उसके बाद उसकी खोजबीन हो रही, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसने भेजा, किस लिए भेजा, किसके पास गया, किसके पास गया, ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो फिर कह रहा हूँ कि एक नज़ीर है, एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। गुंडों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। उसका नतीजा ये हुआ है कि इनमें आपस में फूट हो गई है। जमायत उलेमाए हिंद और जमायत उलमा हिंद, अरशद मदनी और महमूद मदनी के बीच में दरार आ गई है। दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अब मुसलमानों में एक तबका खड़ा हो रहा है जो कह रहा है कि मुसलमानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, इससे मुसलमानों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उनका नुकसान होने वाला है। तो ये बात अगर पहले समझ में आ गई होती तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। लेकिन हिंसा की बात करके, नुपुर शर्मा को फांसी देने की मांग करके, उनके खिलाफ हिंसा की बात करके आप अपने पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उसकी इज़्ज़त नहीं बढ़ रही है, उसका रुतबा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कि इस्लाम को आप इस रूप में पेश कर रहे हैं कि इसमें हिंसा का सबसे बड़ा स्थान है। तो ये तय करना होगा भारत के मुसलमानों को, उनके खैरख्वाह कौन हैं, बाहर बैठे आका हैं या इस देश का शासन प्रशासन और सरकार है। उनको जो कुछ मिल रहा है कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, कोई इस्लामी देश नहीं दे रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान संकट में हैं, शरणार्थी बन रहे हैं, कोई किसी एक भी इस्लामी देश ने उनको शरण देने की पेशकश नहीं की है। इसके बावजूद लेकिन समस्या क्या है? समस्या मैं फिर कह रहा हूँ कि वो सेकुलर लोग हैं जो इनको चढ़ाते हैं, जो इनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जो इनका वोट लेते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमज़ोर किया जाए। ये घटना होते ही, ये प्रकरण होते ही उनको लगा कि मौका मिल गया है, अब नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। हो रहा है इसका ठीक उल्टा। उनको लग रहा था कि इससे हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, हो रहा है ठीक उल्टा। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, तो हिंदुओं में आप देखिए कि सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, संसद, इन पर भरोसे का आलम देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कहते हैं कि ज्ञानवापी के मामले में जो अदालत का फैसला होगा उसको सबको मानना चाहिए। शिवलिंग के खिलाफ इतना कुछ बोला गया, किसी हिंदू संगठन ने, किसी हिंदू ने ये निकल कर नहीं कहा कि जिसने बोला उसका सर कलम कर दिया जाए। किसी हिंदू ने जान से मारने की धमकी नहीं दी। और इतना उपद्रव हो रहा है, कहीं भी हिंदू सड़क पर उतरा नहीं है। लेकिन इसको कमज़ोरी नहीं समझनी चाहिए। जो समझ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो दरअसल सबसे ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे और किसी का नुकसान नहीं हो रहा। 20 साल से मोदी के विरोधियों ने जितनी उनकी ताकत बढ़ाई है, उतनी समर्थकों ने भी नहीं बढ़ाई है। तो मोदी विरोध के जो नए नए हथकंडे लाते हैं, तरीके लाते हैं, उससे मोदी कमज़ोर नहीं होते, ताकतवर होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके हथकंडों से देश कमज़ोर होता है, देश को नुकसान होता है। ये जो सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई, ये जो कुछ हुआ, इससे नुकसान किसका हुआ? देश का नुकसान हुआ। वो जो टैक्स का पैसा है उसका नुकसान हुआ। उसी टैक्स के पैसे से मुफ्त में जो है, मुफ्त में राशन मिलता है, घर मिलता है, घर के लिए पैसा मिलता है, शौचालय के लिए, रसोई गैस कनेक्शन के लिए, इन सब योजनाओं के लिए पैसा उसी टैक्स से आता है, जिस टैक्स के पैसे की संपत्ति को ये जला रहे हैं। तो इसलिए जो जाल बुना था हिंदुओं के खिलाफ और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस जाल में उल्टा फंस गए हैं ये सेकुलरवादी, ये इस्लामी आतंकवाद को समर्थन देने वाले,
ये गुंडागर्दी और माफिया गर्दी को समर्थन देने वाले हैं। ये ट्रैप, ये जाल उन पर उल्टा पड़ गया है और इसका खामियाजा उनको आज अभी नहीं, लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।